जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा का पेपर अभी अपन सोल्व कर रहे हैं। हो सकता है कि 2-4 प्रश्न इनमें आरपीसी इधर आंसर मान ले, बाकी ठीक ही है मेरी समझ में। वैसे भी क्या है कि 150 क्वेश्चंस हैं, तो ये निश्चित मानिए आप कि 5-7 प्रश्न हैं, उनमें उत्तर आरपीसी ही मानती है। हम अपनी ओर से पहले उनमें अनुमान लगाते हैं, लेकिन वैसे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अगर आपके 2 सही हो जाएंगे तो 2 गलत हो जाएंगे, इसी तरह से है। तो ये देखिए, पहला प्रश्न, प्रथम प्रश्न पत्र है वो पहले सोल्व कर रहे हैं। इनमें ध्वनि सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। ध्वनि सिद्धांत या ध्वनि संप्रदाय है, उसके प्रवर्तक हैं वो आनंदवर्धन है। उन्होंने ध्वनि काव्य के 2 प्रमुख भेद किए जाते हैं, यानी अविवक्षित वाच्य ध्वनि और विवक्षित अन्य परवाच्य ध्वनि। तो ये वैसे भी 2 भेद हैं। इसमें देखो, अविवक्षित वाच्य ध्वनि, तो अविवक्षित वाच्य ध्वनि है ये लक्षणामूला, इसको लक्षणामूला कहते हैं। और विवक्षित अन्य परवाच्य ध्वनि है, इसे अभिधामूला कहते हैं। अभिधामूला, ये इनके 2 अलग अलग नाम है। सीधा प्रश्न है, सीधा ही इसमें उत्तर निकलेगा। तो ये बिल्कुल सही है। काव्य सिद्धांत के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ में मिलता है, ये भी सही है, जो आनंदवर्धन का है। ध्वनि सिद्धांत में शब्द शक्तियों की प्रमुख भूमिका होती है, यानी ये दरअसल शब्द शक्तियों पर ही आधारित हैं। अविवक्षित वाच्य ध्वनि, अविवक्षित वाच्य ध्वनि ये रही, और ये लक्षणामूला है, जबकि यहां क्या दिया है, अभिधा शब्द शक्ति। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और 4 नंबर प्रश्न है, 4 नंबर विकल्प है वो सही है। दूसरा देखो, चौपड़ मांडी चौहटे अर्घ उर्द बाजार, उपयुक्त पंक्ति के संदर्भ में असंगत अर्थ है। तो इसमें पहला ही है, चौपड़ पर गेरू से मांडना मंडा हुआ है। वैसे जीवन रूपी चौपड़ है, जगत का चौराहा है, चौराहे के ऊपर नीचे बाजार है। ये देखो, उर्द अर्ध उर्द यानी ऊपर नीचे, तो ये इसमें असंगत है। और जो भी कोई पेपर होता है वो सॉल्यूशन वगैरह करवाते ही हैं। और टेलीग्राम पर मैंने कल ही डाल दिया था, लेकिन टेक्निकल ये ठीक नहीं था बोर्ड, इसलिए डिले हुई। लेकिन अब भी जान लें, अभी भी टाइम है। वैसे भी आप थके हुए थे, अब आराम से देख लोगे। और ये केवल है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं, बल्कि फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, अन्य जो परीक्षाएं हैं जहां ये सिलेबस मेल खाता है वहां इंपॉर्टेंट है। पेपर बैलेंस्ड है, संतुलित पेपर है। न तो इसे हम बहुत सरल कह सकते, न बहुत ही कठिन कह सकते। कुछ प्रश्न है वो बहुत आसान भी हैं, लेकिन पेपर ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न, पचरंग चोला पहर सखी में झिलमिट खेलन जाती, पंक्ति से संकेतित नहीं है। ये देखो, नहीं का ध्यान रखना है आपको। जब भी नहीं आ जाए उस समय आपको यहां क्रॉस कर लेना चाहिए। इसका मतलब है लुका छिपी का खेल है, शरीर है, 5 तत्व भी हैं, लेकिन सद्गुरु नहीं है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। अनुकरण के संबंध में अरस्तु का मत प्लेटो के मत से भिन्न नहीं है। हमेशा यही प्रश्न देते हैं, पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में भी यही दिया। इन दोनों का मत है वो भिन्न नहीं है, का मतलब क्या है कि ये अभिन्न है, और जबकि ये दोनों हैं वो भिन्न भिन्न है। अरस्तु है वो कुछ और मानते हैं, प्लेटो है वो और मानते हैं। यानी प्लेटो है वो अनुकरण सिद्धांत को हूबहू नकल मानते हैं, जबकि ये जो है वो देखो सृजना प्रक्रिया का अनुकरण मानते हैं। अनुकरण भी एक सृजन क्रिया मानते हैं। अरस्तु कला को प्रकृति की अनुकृति मानते हैं, बाकी सब सही है। छप्पे छंद विषय कौन सा कथन असंगत है। तो इसमें प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं, सही है। 2 उल्लाला के होते हैं। छप्पे छंद में 6 चरण होते हैं, भी सही है। अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। 4 चरणों से अधिक चरण जिस छंद में होते हैं वो अर्ध सम नहीं होता, बल्कि विषम होता है। तो ये देखिए आप, विषम, इसमें चौथा हो जाएगा। क्रोचे और उनके अभिव्यंजनावाद से संबंधित कौन सा कथन असंगत है। सहज अनुभूति को क्रोचे ने आंतरिक अभिव्यंजना माना है। कला के उत्कृष्ट होने के लिए आवश्यक है कि विषय वस्तु उत्कृष्ट हो, तो यही है। दूसरा, घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास,
नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। इसमें काव्य सौंदर्य विषय दोषपूर्ण टिप्पणी वाला विकल्प है। ये देखो, ये थोड़ा सा होने के कारण पेपर थोड़ा सा टिपिकल हो गया है, दोषपूर्ण टिप्पणी। तो इसमें देखो, मुख की तुलना सुधाकर से, ये इसमें आएगा। फिर अगला देखो, आधे अधूरे के संदर्भ में असंगत वक्तव्य है। यह नाटक एक स्तर पर स्त्री पुरुष के बीच के लगाव और तनाव का दस्तावेज है। यह मौजूद जीवन की विडंबना के कुछ एक सघन बिंदुओं को रेखांकित करता है। इसके पात्र स्थितियां मनय स्थितियां आदर्शपरक तथा विश्वसनीय है। इस नाटक की अवधारणा के पीछे सूक्ष्म रंग चेतना निहित है। ये देखो 8 का प्रश्न है। तो इसमें ये पात्र स्थितियां एवं मन स्थितियां आदर्शपरक तथा विश्वसनीय, आदर्शपरक नहीं है, आदर्शपरक का इसमें कोई नाम नहीं है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम बिल्कुल इजी है। विश्वनाथ, ये कथन 2 कथन ही बताए थे अभी ऑफलाइन में, जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं फर्स्ट ग्रेड में, तो उनको मैंने 2 कथन इसमें बताए थे। वो दोनों अब सब कहते हैं कि मैंने पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया, तो और क्या पढ़ाएंगे फिर? ये नहीं पढ़ाएंगे इसमें, इस टॉपिक में तो क्या पढ़ाएंगे? तो बहुत इजी प्रश्न है, कहने का मतलब पूछते ही रहते हैं। देरिदा के चिंतन का विरोधी कथन है, विखंडन एक निरंतर प्रक्रिया है। उनके अनुसार विखंडनवाद मार्क्सवाद का विस्थापन नहीं है। वे नए संदर्भों में मार्क्सवाद की पुनर्व्याख्या चाहते हैं। वे वाक केंद्रित सत्यों को स्वीकार करते हैं। और 5वां विकल्प है वो अनुत्तरित है ही। तो इसमें ये देखिए, ये 4 नंबर, वे वाक केंद्रित सत्यों को स्वीकार करते हैं। 11वां प्रश्न देखो, जायसीकृत पद्मावत महाका में वर्णित नागमती वियोगखंड के अंतर्गत 12 मासा का प्रारंभ किस मास से माना गया है? 12 मासा का प्रारंभ है वो प्राय किससे माना जाता है? आषाढ़ से। लेकिन जो हिंदी का प्रथम 12 मासा है बिसल देवरासों में जिसका वर्णन किया गया है, वो कार्तिक से शुरू होता है। ये याद रखना है, वो 12 मासा है वो कार्तिक से शुरू होता है, बाकी आषाढ़ से ही होगा। तो इसमें आषाढ़ से है। कौन सा विकल्प सही नहीं है? द्रुत विलंबित समवृत छंदों का एक भेद है। वृत्त का मतलब है वर्णिक छंदों से माने आप। मंदाक्रांता समवृत छंद है, सही है। नगण 2 बगण और रगण के योग से द्रुत विलंबित छंद बनता है। तो ये देखो, नभो भरो, नगण भगण भगण रगण, तो ये भी सही है। मंदाक्रांता में 5-5 7 वर्णों पर यति होती है, ये गलत है, क्योंकि ये यति है वो 4 6 और 7 पर होती है, यानी चौथे 10वें और 17वें वर्ण के बाद। तो यहां ये प्रश्न हो जाएगा। लोन्जाइनिस की काव्य विषयक मान्यताओं की दृष्टि से कौन सा कथन असंगत है? वे उदात्त के स्वरूप विवेचन के 3 पक्ष मानते हैं। देखो ये पहला ही है, 13 नंबर का प्रश्न देखिए आप। तो इसमें उदात्त के स्वरूप वो 3 पक्ष नहीं मानते, बल्कि कुल जो है वो 5 पक्ष हैं, वैसे 2 हैं, अंतरंग और बहिरंग। तो कहने का मतलब ये उसका उत्तर तो हो ही गया, चाहे इसमें 2 मानो चाहे 5 मानो। नेक्स्ट देखो, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगाना है। कोलरिज और उनके कल्पना सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? वे कवि के लिए दार्शनिक होना भी आवश्यक मानते हैं। कोलरिज कवि के लिए प्रतिभा संपन्न होना अनिवार्य मानते हैं। वे काव्य में बुद्धि पक्ष को ही प्रधानता देते हैं। कोलरिज काव्य नियमों के बंधनों का विरोध करते रहते हैं। अनुत्तरित प्रश्न, यानी ये 14 नंबर का देखो, इसमें 3 नंबर होगा। इसमें कौन सा है? 3 नंबर। 3 नंबर वाला है वो इसमें अपन सही करेंगे, 3 नंबर। तो ये 3 नंबर हो गया। वे काव्य में बुद्धि पक्ष को ही प्रधानता देते हैं, ये इसमें 3 नंबर। इसके बाद देखो 15 का प्रश्न, गलत विकल्प चुनिए। गलत विकल्प चुनिए। निजवाचक आप का प्रयोग तीनों पुरुषों में होता है। तो ये तीनों पुरुषों में कुछ है ना वो समझे नहीं है, हमें समझना भी जरूरी है। पेपर का ये उद्देश्य नहीं है कि हम उत्तर जाने, उत्तर तो आ जाएंगे अपने आप ही, आरपीसी जारी करेगी और उसमें वही मान्य होंगे। उसके बाद में हम एक आपत्ति लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। इसमें 2-3 प्रश्न तो हैं जिन पर आपत्ति लग सकती है, वो आपको बाद में बताएंगे। लेकिन
हमारा जो उद्देश्य ये है कि प्रश्न देखो कितना अच्छा प्रश्न है वो इसमें पूछा है, और वो ये देखिए आपका प्रयोग तीनों पुरुषों में हो सकता है निजवाचक सर्वनाम के रूप में। जैसे राम आप चला जाएगा, यहां राम या वह, तो ये तो कौन सा है, वह अन्य पुरुष। तुम आप चले जाओ, मध्यम पुरुष। मैं आप चला जाऊंगा, ये कौन सा है, उत्तम पुरुष। तो तीनों पुरुषों में प्रयोग हो सकता है। कुछ आप व्यावहारिक व्याकरण है उसको व्यवहार में ला करके फिर उत्तर लाने की कोशिश करें। एज इट इज है वो कईयों में ऐसा मिलता नहीं है। निजवाचक आप पुरुषवाचक आप से भिन्न है, बिल्कुल ठीक है। जैसे निजवाचक आपका अर्थ है वो स्वयं होता है, इसका आपका अर्थ अंग्रेजी वाला यू होता है, आदर्श सूचक से भिन्न। पुरुषवाचक आप केवल मध्यम पुरुष में आता है, यह गलत है। यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आता है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में जैसे जवाहरलाल नेहरू नेता थे, आप लेखक भी थे, ये जो आप है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम दोनों होता है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। पुरुषवाचक आप नित्य बहुवचन में आता है, इसका मतलब भी आप समझ गए होंगे। नित्य बहुवचन में आने का मतलब है कि इसके साथ हमेशा बहुवचन की क्रिया प्रयुक्त होती है। जैसे आप कहां जाएंगे, आप यहां बैठिए, या आप ऐसा करेंगे। ये नहीं होगा कि आप ऐसा करोगे। हमें आदत है कि आप यहां बैठो, तो ये गलत वाक्य है। आप यहां बैठिए या आप यहां बैठे, यानी बहुवचन का प्रयोग होगा। हमें यह भी पता होना चाहिए कि ये इसमें क्यों आया है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा प्रकाशित देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण के अनुसार अमानक प्रयोग है। देखो केंद्रीय हिंदी निदेशालय उन्होंने अपने वर्तनी और मानकीकरण है वो ये 2019 में जारी की थी, उसके बाद में शायद जारी नहीं किए, मुझे जहां तक जानकारी है। और वो मैंने YouTube पर पूरी तरह से आपको बताई भी थी। मानकीकरण का एक लेसन है वो दिया हुआ है। तो इसमें ये देखिए आप कि कारक चिन्ह सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों में प्रातिपदिक से पृथक लिखे जाने चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे छात्र ने, ये प्रातिपदिक है और इसमें ने है वो अलग लिखा गया तो पृथक लिखा जाता है, ये बिल्कुल सही है। सर्वनाम शब्दों में ये चिन्ह प्रातिपदिक के साथ मिलाकर लिखे जाने चाहिए। जैसे हमने या उसने, ये एक साथ लिखे जाते हैं, दोनों में ये अंतर है। सर्वनाम और कारक चिन्ह के बीच ही तक आदि निपात हो तो कारक चिन्ह को पृथक लिखा जाना चाहिए। तो इसमें देखो ये है, ये कैसे देंगे? आप ही के लिए, ये देखो आप ही बीच में ले आए, आप आ गया सर्वनाम, फिर ही आ गया और के लिए, तो ये अलग अलग लिखे जाएंगे, अलग अलग लिखे जाएंगे, ये इसका मतलब है। इसका दूसरा है वो भी आप देख सकते हैं, और वो देखिए आप मुझ तक को, ही और तक है वो निपात है, मुझ तक को, ये दोनों ही एग्जाम्पल है वो मैंने मेरी तरफ से नहीं बताए हैं, बल्कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय उन्होंने जो स्क्रिप्ट जारी की है उसके अकॉर्डिंग है। तो ये अलग अलग हो गए, तो ये भी सही है। ही तक आदि निपात हो तो कारक चिन्हों को पृथक लिखा जाना चाहिए, सही है। फिर ये उत्तर हो जाएगा। सर्वनामों के साथ यदि दो कारक चिन्ह हो तो दोनों को मिलाकर लिखा जाना चाहिए, मिलाकर नहीं लिखते हैं। जैसे ये देखिए अब दो कारक चिन्ह है, जैसे आप ये देखिए आप कोई भी है आपके लिए, तो पहले वाले को तो मिला देते हैं और दूसरे वाले को पृथक लिखते हैं, जबकि इन्होंने इसमें क्या दिया है कि मिलाकर लिखा जाना चाहिए। तो ये चौथा है वो उत्तर हो जाएगा। यानी प्रश्न जो दिया है उसको हमें समझना भी है और व्याकरण में विशेष रूप से समझना है। अगला प्रश्न देखिए, एक अचंबा देखा रे भाई, ठाडा सिंह चरावे गाई। इस उल्ट मासे में गाय से संकेतित है। बस ये कुछ भी नहीं है। अगर आप मारवाड़ी में ये अपना एक भजन है, मारवाड़ी मान लो, राजस्थानी मान लो, अपने स्थानीय एक भजन है जो गाते हैं गांवों में, कबीर जी का है, और कबीर जी की ये उलटवंशी है नतीजे। और उसमें यह है कि एक अचंबो देखो मेरी माई, वन में चराए लाए सिंह ने गाय। तो सिंह जो है ना वो मन का प्रतीक है और गाय है वो इंद्रियों का प्रतीक है। तो यहां गाय का अर्थ तो गाय होता है, लेकिन इसमें क्या पूछा है? संकेतित अर्थ पूछा है। संकेतित अर्थ का मतलब ये ऐसा का सा वाच्यार्थ नहीं है। तो ये क्या है? इंद्रियां, इसमें इंद्रियां होगा।
साधारणीकरण से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? रस निष्पत्ति की दृष्टि से साधारणीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अभिनव गुप्त ने किया, नहीं भट्टनायक ने किया। भट्टनायक है वो इसके आविष्कार करता है, भट्टनायक प्रवर्तक माने जाते हैं, तो प्रवर्तक वही होगा जो सबसे पहले प्रयोग करेगा। तो ये इसमें पहला उत्तर हो जाएगा। फिर अगला देखो, पद्मावती समय के विषय में असंगत है। पद्मावती समय, इसमें तोता दोते क्रम, ये दोते शब्द है वो दूध से बनाए, दूध जोड़िए तो ऊ का आऊ बन गया, ये दोते शब्द बना। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे रासों में प्रक्षिप्त मानते हैं, ये भी सही है। पद्मावती के पिता का नाम समुद्र शिखर नहीं है, ये दुर्ग का नाम है, तो ये यहां उत्तर हो गया। ये बिल्कुल विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न है और इसमें नक्शिक वर्णन मिलता है। पद्मावती समय इसमें नक्शिक वर्णन है। और जो नागमती वियोखंड है उसमें 12 मासा वर्णन है। हम तो काने केली की भूखी, सूरदास देखी दृढ़ता गोपन की, उदो ये व्रत पायो, कहे कृपा नदी हो कृपाल हो, प्रेम पढ़न पठायो। मेरे खां की तो व्रत क्या है? तो ये प्रेम का पाठ है, प्रेम का पाठ जो हम छोटी कक्षाओं में भी पढ़ते हैं। गलत विकल्प चुनिए, गलत विकल्प सुनिए। ये 15 से प्रश्न है वो फिर से आ गए हैं। तो ये देखो, ये डबलिंग हो गई थी और इसमें देखो आप, ये है कौन सा विवरण सही है। 21 का प्रश्न, 20 तक हम पहले कर चुके हैं, 20 तक हमने पूरे कर लिए। और ये देखिए कौन सा विवरण सही नहीं है। अच्छा प्रश्न पूछा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, गहराई में जाकर के प्रश्न है वो पूछा गया है। तो इसमें देखिए ग्रियर्सन के अनुसार हिंदी के अंतर्गत केवल 8 बोलियां हैं। तो ये 8 बोलियां क्यों हैं? क्योंकि आगे देखो आप 4 नंबर विकल्प देखिए, ग्रियर्सन ने पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को वस्तुतः हिंदी माना। तो इसमें आप देखेंगे कि पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं, पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां हैं, तो कुल कितनी हो गई? 8 हो गई। वही ग्रियर्सन के अनुसार हिंदी के अंतर्गत केवल 8 बोलियां हैं। इसका मतलब ये भी सही है और ये भी सही है। धीरेन्द्र वर्मा हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं मानते हैं, ये सही है। बच गया वो सही है, चाहे आपके वो कैचमेंट एरिया में नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहां बता सकते हैं कि केवल पूर्वी हिंदी को हिंदी के अंतर्गत मानते हैं, तो ये सही नहीं है। तो यहां सुनीति कुमार चटर्जी वाला होगा। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लूटे से कौन, गा रहा ये सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। तो ये देखिए आप, इन पंक्तियों की त्रुटिपूर्ण व्याख्या वाला विकल्प है। ये 22 का प्रश्न है। विशेषण विपर्य, आश्चर्य चकित होना, शरीर में बिजली सी दौड़ जाना, श्रद्धा की मनोदशा का वर्णन, अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इससे पता लग रहा है कि गा रहा, ये गा रहा इसका मतलब श्रद्धा नहीं, वरना गा रही होता, तो ये मनु की मनोदशा का वर्णन है। तो इसमें चौथा उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखो, राजस्थानी के संदर्भ में असंगत है। ब्रज की ओर झुकी हुई राजस्थानी डिंगल कही जाती है, बहुत इजी प्रश्न है। और ये ब्रज की ओर झुकी हुई राजस्थानी है वो डिंगल नहीं बल्कि पिंगल होती है। अब ब्रज की ओर झुकी हुई है वो क्या होती है? डिंगल होती है। ये देखिए आप। और अन्य विकल्प है वो ये जो है ना वो व्यर्थ नहीं है, बल्कि इनमें से आगे प्रश्न आ सकते हैं, तो आपको आसानी से पढ़ना है। मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं कि आप इनको पढ़ें। और वैसे भी क्या है कि ये पेपर अगर आप वैसे चाहें तो टेलीग्राम पर जीएस हिंदी क्लासेस जो टेलीग्राम है उस पर दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। उसमें आपको ये जो भी पेपर होता है उस जो हिंदी से जिसका संबंध है और जिसका मुझे पता चलता है वो बताया जाता है। और अगर आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या जैसे सीईटी इनकी हिंदी के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप जो है वो ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स में अभी छूट आएगी होली पर, तो वो भी सूचित कर दिया जाएगा। लेकिन आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं और टेलीग्राम पर आपको हर एक सूचना है वो मिलेगी। पेपर आते ही डाल दिया गया था टेलीग्राम पर और टेलीग्राम पर कईयों ने देख लिया भी है। तो इस बात का ध्यान रखें। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी थोड़ा ठीक लगता है कि भाई कुछ तथ्य हैं वो तो ठीक बताए जा रहे हैं, ऐसा अगर लगता है तो आप जीएस हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। और उसमें आप जैसे फर्स्ट ग्रेड वाले हैं तो मैनेजमेंट की 13 कक्षाएं हैं वो निःशुल्क डाली हुई हैं, वो वहां देख सकते हैं। और अगर कोई ऐप लेना चाहिए तो घनश्याम पारिक सर ऐप का नाम है, जीएस हिंदी क्लासेस भी ऐप का नाम है।
डाउनलोड कर लें और उस पर आप जाकर के डेमो वीडियोज हैं वो देख लें, क्योंकि डेमो वीडियोस देखोगे तब आपको पता चलेगा कि भाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको ऑफलाइन क्लास किसी फीलिंग आ रही है या नहीं आ रही है। वहां आप कमेंट्स वगैरह देखोगे और देखेंगे इसमें हमने काफी इंटरव्यू भी डाले हैं, जैसे ब्रह्मा देवी का इंटरव्यू अभी चल रहा है, किरण शर्मा का इंटरव्यू है वो भी इसमें डाला हुआ है, इंदु शर्मा का है, शकुंतला चौधरी का है और पूनम चौधरी का इंटरव्यू है। तो ये जो इंटरव्यूज हैं उनमें भी आप देख लें, उससे भी आप मोटिवेट है वो हो सकते हैं, निराश होने की जरूरत नहीं है। हिंदी बहुत ही एक आसान सब्जेक्ट है और मैं ये कहूंगा कि रुचिकर सब्जेक्ट है। दोनों काम इसमें हो सकते हैं कि हमें पढ़ाई का आनंद भी ले सकते हैं और नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं, ये मेरे अनुसार। और विषय भी खराब नहीं है, लेकिन मैं यहां बताना चाहूंगा मैं हिंदी की पैरवी करता हूं हमेशा, और उसमें असामान्य होकर के बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बिल्कुल सामान्य बातें पढ़नी है। आप चाहे वरना कितने याद करें, आपको अब भी लग रहा होगा कि आपने कुछ देखो कितना कुछ पढ़ा लेकिन आया वही जो आने वाला होता है। तो ये इससे बचने के लिए जो बेकार का और इस तरह का जो मैटर है उससे बचने के लिए आप है वो इससे जुड़ सकते हैं। अब ये देखो आप भक्ति भगायो लोगू कहकर तुलसीदास ने लोगों को भक्ति से विमुख करने का क्या कारण बताया, तो गोरखनाथ की योग साधना। जैसे गोरख लायो योग भक्ति भगायो लोग, तो गोरखनाथ की योग साधना। ज्यादातर इसमें प्रश्न ये पूछ लेते हैं कि ये कथन किसका है, तो तुलसीदास का। ये भी प्रश्न वो पूछते ही रहते हैं। फिर देखो निम्नलिखित में असंगत युग्म है, सरस्वती कंठाभरण भोज का है, काव्य अलंकार सूत्रवर्ती, ये वामन की रचना है, ये वामन की दंडी की जो है ना वो काव्य आदर्श है। ये जो है वो 10 ग्रंथ हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। उनमें से एक प्रश्न है वो इसमें काव्य शास्त्र में पूछ लेते हैं, और जो मेरे से पढ़े हैं ऑफलाइन स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं कि मैंने आपको बताई थी ये चीज कि देखो इस कृति के नाम में सूत्र है, सूत्र है वो बड़ा होता है या फिर सूत्र है वो छोटा होता है, छोटा होता है ना, और वामन भी क्या होता है, छोटा होता है। तो इसलिए सूत्र जहां आए वहां वामन आ जाएगा, वरना ये जो है वो याद नहीं रहती हैं कृतियां। तो इन कृतियों को कैसे याद करें, आगे का वीडियो आप देख लेना। फिर अगला प्रश्न देखो, विरेचन सिद्धांत के अनुसार भय और करुणा में संबंध बताने वाला सही विकल्प है। भय व करुणा में संबंध बताने वाला सही विकल्प है। तो इसमें देखो भय मूल भाव है जिससे करुणा उद्बुद्ध होती है, यह होगा इसमें। 26 में 2, इसके बाद में 27 क्रोचे के अभिव्यंजनावाद से संबंधित असंगत कथन है। रूप ही सौंदर्य का आधार है, देखो यहां इंग्लिश में भी लिख दिया है रूप, क्योंकि पाश्चात्य काव्य शास्त्र है तो रूप का मतलब है फॉर्म, रूप का मतलब है फॉर्म है। कल्पना सौंदर्य का अनिवार्य तत्व है। अभिव्यंजना आंतरिक प्रक्रिया है, लेकिन कला बाह्य प्रक्रिया, ये नए है, मिसप्रिंट हुआ है ये नए। तो इसमें तीसरे नंबर वाला ही होगा। भव्य ललाट की नासिका में से बह रहा खून न जाने कब से, लाल लाल गर्मीला रक्त टपकता, अंधेरे में कविता की उक्त पंक्तियों में मुक्तिबोध किसके बारे में कहते हैं, तो ये तिलक के बारे में कहते हैं। तिलक की मूर्ति को देख रहे, व्यंग्यात्मक है वैसे पूरा ही। फिर है काव्य शास्त्र के आचार्यों और उनके ग्रंथों से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, यह भी इजी प्रश्न है। विश्वनाथ साहित्य दर्पण, इसको कैसे याद करते हैं, आगे आप एक ऐसा जो वीडियो है वो देखेंगे इन 10 ग्रंथों का। तो विश्वनाथ साहित्य दर्पण, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि विश्व साहित्य का दर्पण है। भामय काव्य मीमांसा, ये उत्तर होगा। भामय है, इनके रचना का नाम है काव्य अलंकार, काव्य अलंकार, और काव्य मीमांसा है वो राजशेखर की रचना का नाम है, ये राजशेखर। बाकी के सब सही है, तो दूसरा उत्तर हो जाएगा। दंडी काव्य आदर्श है, मम्मट काव्य प्रकाश है, ममता से काव्य का प्रकाश होता है, ऐसे याद रखना है। ममता से काव्य का प्रकाश होता है, तो मम्मट है वो काव्य प्रकाश। ये एक जैसे से लगते हैं, और इनमें अंतर कैसे करें अभी मैं आगे आपको बता रहा हूं। अरस्तु के काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। त्रासदी के मूल भाव त्रास और करुणा होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखो, वे त्रासदी के नायक के लिए पूर्णतः साधु और सदाचारी होने की बात कहते हैं, ये सही नहीं है। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन की दृष्टि से कौन सा कथन असंगत है,
यह सिद्धांत समाजवादी यथार्थ पर बल देता है और साहित्य को सौदेश्य मानता है, यह सही है। कला के लिए सिद्धांत का मार्क्सवादी साहित्य में महत्व नहीं, बिल्कुल सही है। मार्क्सवादी आलोचक सर्वप्रथम कृति के विषय को ही अपने विश्लेषण का विषय बनाते हैं, यह भी सही है। और फिर देखो, मानवतावाद और लोकमंगल की भावना से इस साहित्य का कोई संबंध नहीं है, तो सीधा प्रश्न था, इससे ही इस काव्य का संबंध है, मार्क्सवाद का। फिर अगला देखो, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है में आया है? तो समाजवादी यथार्थ को सर्वहारा वर्ग के संघर्ष में सहायक होना चाहिए, यह सही है। और फिर देखो, मार्क्सवाद चिंतक, ऊपर कर लेते हैं प्रश्न को थोड़ा, ये देखिए आप, चिंतक सामाजिक अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक महत्व देते हैं, यह भी सही है। मार्क्सवाद में मानव विकास की अंतिम परिणति साधन संपन्न वर्ग युक्त समाज की स्थापना है, नहीं, वर्ग मुक्त समाज की स्थापना को माना गया है, तो इसमें तीसरा आएगा। फिर अगला देखो, छंद से संबंधित सीधा प्रश्न है, उल्लाला से संबंधित दोषपूर्ण कथन है, यह मात्रिक छंद है, ये सही है। इस छंद का प्रयोग स्वतंत्र रूप से छप्पे जैसे छंदों में भी किया जाता है, छप्पे में भी किया जाता है। छप्पे में रोला और उल्लाला है तो दो से मिलकर बनता है। इसके समचरणों में 13 और विषमचरणों में 15 मात्राएं होती हैं, पहले और तीसरे में 15 मात्राएं सही है, लेकिन उल्लाला के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, ये सही नहीं है। हरि की टीका में होती हैं 28 मात्राएं, और ये है भी अर्धसम, तो यहां प्रत्येक चरण की कोई बात भी नहीं है। वैन सगाई के संबंध में असंगत कथन है, श्रृंगार रस की रचना में यह अलंकार अनिवार्य तो होता है, ये पहला ही उत्तर हो जाएगा, दूसरा देखने की जरूरत नहीं है। और ये सेकंड गेट वाले भी ध्यान दे लें, उनके भी ये उसमें आएगा, सूर्यमल मिश्रण में, वीर सतसई में आप पढ़ सकेंगे। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये निर्माण वाला प्रश्न है, वो पूछते ही है। तो समीप पे समीप से बना, समीप क्रिया विशेषण है। निकट जोड़, ये क्रिया विशेषण है निकट। और दूरी दूर जोड़ ई, तीनों ही बताए हुए हैं अभी। और ये घबराहट, वैसे तो क्या है कि हर कोई टीचर है वो ये कहता है कि जैसे मैंने कल ही पढ़ाया था और ये आया, मैंने आपको ये टेस्ट सीरीज में दिया था वो आया, लेकिन वो तो आपको पता है ना कि किस प्रकार से आया, आपने क्या किया। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया भाई, ये इंपॉर्टेंट है कि मैंने पढ़ाया और वो परीक्षा में आया, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस तभी है कि वो आपने सही कर दिया है। अगर सही नहीं किया तो बराबरी है, ठीक है ना। और ये सामान्य बातें तो सभी पढ़ाते हैं, तो सबके ही आते हैं, तो इसमें कोई वो ज्यादा मेरी समझ में कोई सेकी बगाड़ने वाली बात है नहीं। रस विषय कौन सा कथन सही नहीं है? अभिनव गुप्त के अनुसार सामाजिकों के अंतःकरण में वासना रूप में स्थायी भाव होते हैं, सही है। आलंबन के अंतःकरण में उद्दीप्त और परिपुष्ट होकर स्थायी भाव ही रस रूप में परिणत हो जाते हैं। तो आलंबन के अंतःकरण में, ये देखिए आप इसको आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपको ये प्रश्न है वो आप कर सकते हैं। कुछ प्रश्न है वो हमें ढंग से नहीं पढ़ते, और ढंग से नहीं पढ़ते तब वो प्रश्न है वो हम कर नहीं पाते हैं, ये भी बहुत बार होता है। तो ये देखिए आप यहां 36 का प्रश्न है, इसमें ये 2 नंबर ही हो जाएगा। आलंबन के स्थान पर सामाजिक होगा, सामाजिक के हृदय, तो ये हो जाएगा। काव्यम यश से अर्थ कृत्य उद्देश्य, तो इसको देख करके पता चलता है यश धन लाभ, व्यावहारिक ज्ञान, अमंगल का विनाश, आनंद प्राप्ति, कांता समित उपदेश। तो ये जो है वो उपयुक्त कथन किस आचार्य का है? तो ये मम्मट का है, और मम्मट का इंपॉर्टेंट है, इसमें मम्मट का ही ज्यादातर है वो पूछा जाता है। 1 नंबर का ये मान लो आप। उसके बाद में देखिए आप ये व्याकरण का प्रश्न है, इनमें से अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है, तो अनाचार नहीं है। अनाचार है, इसमें नए तत्पुरुष है, नए तत्पुरुष। बाकी एकाएक भरपेट प्रतिदिन अव्यय हैं और अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। परशुराम चतुर्वेदी ने मीरा पदावली की काव्य भाषा में निम्नलिखित में से किस समूह को शामिल नहीं किया? वैसे ही कॉमन सेंस का है कि बांगरू और बुंदेली शायद इन्होंने नहीं शामिल किया। किसी संरचना या पाठ की उन चीजों को उजागर करके सामने ला देना जिन्हें दबा दिया गया था, और सिद्ध कर देना कि कोई पाठ जो कुछ कहता है वही उसका ठीक ठाक अर्थ नहीं है, उससे अधिक कुछ और भी है जो अनकहा छोड़ दिया गया है। उत्कथन किस विचारधारा से
संबंधित है, यानी यहां विचारधारा से संबंधित है, तो ये विखंडनवाद से संबंधित है। फिर अगला देखो 41 का प्रश्न, 41। इस तन का दीवा करो बाती मेलू जीव, लोही सिंचो तेल जू, कब मुख देखो पीव। उपयुक्त साखी के संदर्भ में उपयुक्त कथन है, तो उपयुक्त कथन पूछा है, तो नेत्र रोग का वर्णन नहीं है, उत्प्रेक्ष अलंकार भी नहीं लग रहा है, जीभ में छाले पड़ने का वर्णन यहां कुछ है नहीं, तो लोही के उल्लेख में फारसी प्रभाव। देखो कुछ प्रश्न है ना वो एग्जैक्टली मेरी समझ में किसी को नहीं आती, लेकिन उसमें अनुमान लगाया जाता है, तो यहां और ये लोही के उल्लेख में फारसी प्रभाव है, और ये सूफी संत जो हैं उनसे लिया तो वो फारसी प्रभाव माना जाएगा, तो इसमें ये तीसरा है, तीसरा इसका उत्तर होगा। फिर इसके बाद में देखो 42। ए हिमाय उपजे रस मूलू, तू सु भोर मोर जौबन फूलू, नैन चौवी जस महवट नीरू, तो ही बिनु अंग लाग सर चीरू। जाय सी कृत उपयुक्त पंक्तियों में रेखांकित ये तीन है, शब्दों का निहितार्थ नहीं है, तो इसमें घाव तो है, बाण है, माग की जड़ी भी है, तो सरोवर नहीं है। फिर एक आधे दूरे के पात्रों के संबंध में गलत तथ्य है। 43 का प्रश्न देखिए, हम जल्दी कर रहे हैं लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है, यानी थोड़ा बहुत है वो हम समझ भी लें वो भी ज्यादा ठीक रहेगा। तो इसमें देखो बड़ी लड़की भाव में परिस्थितियों से संघर्ष का अवसाद और उतावलापन, लड़का चेहरे और हंसी से झलकती खास तरह की कड़वाहट, स्त्री वेशभूषा साधारण, स्त्री जो है वो वेशभूषा साधारण होते हुए भी सुरुचिपूर्ण और चेहरे पर यौवन की चमक है। काले सूट वाला आदमी पुरुष चार की भूमिका में जिंदगी से अपनी लड़ाई हार चुकने की छटपटाहट लिए हुए है, तो इसमें चौथा है वो उत्तर होगा। फिर देखो पूर्वी हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से माना जाता है, तो अर्धमागधी से। ये एक दिन मैं आपको पूरा वीडियो बताऊंगा। ये देखो इसमें कॉम्बिनेशन किया जा सकता है, जैसे पूर्वी है इसमें ऊपर क्या आया रे, अर्धमागधी में ऊपर क्या आया रे, इससे ये प्रश्न हो जाएगा, वरना परीक्षा में कंफ्यूजन रहेगा। तो ये देखो पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी से हुआ, अर्धमागधी अपभ्रंश से। ये भी अभी मैंने बताया था, मैं भी बता देता हूं, दूसरे बताते हैं, मैंने अभी करवाया था। और जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स वो अगर देख रहे हो इसको फर्स्ट ग्रेड वाले, तो वो कमेंट कर सकते हैं। सेकंड ग्रेड में ही पढ़ाया, फर्स्ट ग्रेड में ही पढ़ाया, दोनों में ही अभी बताया है। राजस्थानी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है, तो ये शौरसेनी से। देखो शौरसेनी अपभ्रंश है, उससे 3 भाषाओं का विकास हुआ, और उसमें एक है वो राजस्थानी भाषा है, एक पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी, और एक पहाड़ी हिंदी। तीनों का विकास है वो शौरसेनी से हुआ, इसलिए मुख्यतः हम किसे मानते हैं, शौरसेनी से मानते हैं। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के प्रमुख आधार हैं पूंजीवाद और सामंतवाद, संरचनावाद और विखंडनवाद, कलावाद और परार्थवाद, ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद। इसमें चौथा उत्तर होगा 46 में, 46 में चौथा। और फिर देखो कोलरिज और उनके कल्पना सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन असंगत है, तो इसमें मैं आपको सीधा ही उत्तर बता देता हूं, चौथा। कलाकार अपनी भावना के अनुसार प्रकृति का पुनः सृजन करता है। फिर अगला देखो कौन सा विवरण सही नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ आने वाला विशेषण उस संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित नहीं करता, केवल उसका अर्थ स्पष्ट करता है, केवल उसका अर्थ ही स्पष्ट करता है, बस उसको और कोई उसकी व्याप्ति है वो नहीं बढ़ाता है। सभी विशेषण शब्द विकारी हैं, ये प्रश्न बहुत ठीक है, थोड़ा उलझा हुआ भी है। देखो विशेषण शब्द है, विशेषण है वो विकारी ही होते हैं, लेकिन सारे नहीं होते हैं। उसमें ऐसा माना जाता है कि विशेषण शब्द है उसमें जैसे आकारांत है, आ की मात्रा अगर अंत में है तो वो लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होता, बाकी परिवर्तित नहीं होता। यहां आप जैसे ऐसे समझे इसको कि जैसे एक तो है काला शब्द, तो ये तो लिंग और वचन के अनुसार बदल जाएगा, जैसे काला लड़का, काली लड़की, काले लड़के, लिंग और वचन के अनुसार बदल गया। इसमें तो अंत में है वो आ की मात्रा है। दूसरा देखो एक शब्द है वो सुंदर है, तो अब सुंदर है सुंदरी नहीं सुंदर, और सुंदर में देखो सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, सुंदर लड़के, सुंदर लोग, तो इस प्रकार से इसमें सुंदर है वो बदलता नहीं है। तो इसमें हम ये मानते हैं कि विशेषण के कुछ शब्द हैं वो अविकारी होते हैं, लेकिन ये माना नहीं जा सकता क्योंकि सभी विशेषण शब्द विकारी होते हैं, विकारी का ही भेद है, तो इसमें मानना चाहिए। मेरे हिसाब से उत्तर ये होगा, हालांकि कईयों ने ये उत्तर बताया है।
विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है, संज्ञा के साथ तो होता है, लेकिन वो सर्वनाम के साथ होता है। इन्होंने दिया क्रिया के साथ, क्योंकि क्रिया के साथ अगर वो होगा तो क्रिया विशेषण बन जाएगा। ठीक है, हालांकि वो ये बताते हैं कि जैसे ये उद्देश्य विशेषण है और ये विधेय विशेषण है, तो शायद उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण है वो इससे संबंधित नहीं है मेरे विचार से। अब उत्तर जो है मैं ये मान रहा हूं, लेकिन यहां ये डाउट है। निम्नलिखित में किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? धन के बिना हुआ है, दिन भर हुआ है, और तक ये भी है, तक वाला भी हो जाएगा, ये नहीं है। बच्चे बहुधा हठी होते हैं, बहुधा हठी होते हैं, इसमें संबंधवाचक संबंध सूचक अव्यय है उसका प्रयोग नहीं हुआ है। लग्यो सोनो हैवे है सफल आतपुरो सुनिवारी, बारी बारी अपनी सींची स्वर दिता बारी, ये भी काफी विवादास्पद है। विवादास्पद तो क्या है, अपने जिसने भी ये मान लीजिए प्रश्न दिया है वो अपने हिसाब से दिया है। देखो कुछ प्रश्न है ना, वो पेपर सेटर है, वो अपने उत्तर के आधार पर अपनी सोच के आधार पर देता है। अगर उसकी केमिस्ट्री हमसे मिल गई तो हमें यानी सही उत्तर कर पाएंगे, और अगर हम थोड़ा सा अलग सोचेंगे तो हमारा उत्तर वो अलग भी हो सकता है, गलत न हो, लेकिन आरपीसी नहीं माने तो हम तो गलत ही मानेंगे। तो यहां ये देखिए आप, इनमें सब के दो दो अर्थ हैं, ठीक है, लेकिन यहां जो मेरी समझने का मतलब है वो ये है कि बारी बारी है वो दो बार आ गया, दो बार आ गया, तो यहां यमक अलंकार होना चाहिए, उत्तर मानना चाहिए ये, ठीक है। अब कुछ वो आतप मानते हैं, कुछ सुहरिद मानते हैं, तो मेरी समझ में ये उत्तर होगा। हालांकि उत्तर यहां कुछ भी है, ये जो प्रश्न है वो आरपीएससी के पाले में है। आपको बताया था ना कि आरपीएससी शेर है, माने तो मान ले, नहीं माने तो नहीं माने, तो ऐसा हो सकता है ये बाद की बात सोची जाएगी। पूछती है वह कौन, मुक्तिबोध रचित अंधेरे में कविता के भाषा प्रवाह के अनुसार उपयुक्त प्रश्न कौन पूछता है? तो ये हृदय की धक धक, ये है। गदल कहानी के अनुसार इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ये देखिए आप, चंपा और चमेली की शादी हो चुकी थी, गदल के पति का नाम गुन्ना था और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। निहाल गदल का इकलौता बेटा था। निहाल की दो बहनें भी थी, चंपा और चमेली। तो ये देखिए आप, इस प्रश्न में ये सीधा ये निहाल गदल का इकलौता बेटा था, ये विकल्प सही नहीं है। फिर अगला देखो, लोनजाइनस के काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों से संबंधित असंगत कथन है। कलागत उदात्त तत्वों को वे चार वर्गों में विभाजित करते हैं। तो कलागत उदात्त तत्व है वो हम बहिरंग तत्व ले सकते हैं, और वो चार वर्ग नहीं है, तीन वर्ग ही है, तीन, ठीक है। उत्कृष्ट भाषा अलंकार नियोजन और वो भाषा शैली, हाँ तो वो तीन ही है, इसलिए यहां यही उत्तर होगा। फिर अगला देखो, प्लेटो से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? प्लेटो से संबंधित विशिष्ट सत्य को प्लेटो विश्वजनीन सत्य की छाया मात्र मानते हैं, ये पहला इन्होंने दिया है। वे सामान्य सत्य को ही सच्चा सत्य मानते हैं, ये भी ठीक है। प्लेटो प्रत्यय को ही परम सत्य मानते हैं, क्योंकि आदर्शवादी दार्शनिक हैं। उनके अनुसार सत्य वह है जिससे व्यक्ति और समाज का आर्थिक स्तर सुधरे। ये आर्थिक की कहीं इन्होंने कोई बात नहीं की है, तो ये देख, क्योंकि ये प्रत्यय को ही परम सत्य मानते हैं, और वो ये मानते हैं कि ईश्वर ही सत्य है, और यही मानते हैं, और उसका जो सूक्ष्म जगत है वही सत्य है। फिर देखिए, अलंकार विषय कौन सा कथन सही नहीं है? जब सादृश्य के कारण उपमेय को उपमान, ये सीधा है, मान लिया जाए तो संदेह अलंकार होता है, संदेह नहीं होता, भ्रांतिमान होता है। भ्रांतिमान, भ्रांतिमान अलंकार, ये भ्रांतिमान है। जब सादृश्य के कारण उपमेय को का यानी उपमेय में उपमान का संशय होता है तब संदेह अलंकार होता है, और भ्रम होता है तब क्या होता है? भ्रांतिमान। भ्रांतिमान अलंकार में जान, मान, जानकर, मानकर, समझकर, ये जो शब्द आते हैं वहां बाकी की सही है, टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। कफन कहानी के विषय में गलत कथन है। कहानी में बुझ चुका अलाव पारिवारिक सद्भाव और उष्मा के चूक जाने की ओर इशारा करता है। कहानी में घिसू और माधव को बुधिया के मरने जीने की चिंता बराबर बनी रहती है। अब चिंता का अर्थ अलग अलग है, वैसे तो उन्हें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनको चिंता है वो आलू शेख शेखरी, वो खाने की वो उनकी चिंता है। हाँ, लेकिन वैसे है भी, वो बार बार कहता भी है कि तू अंदर जाके देख क्या,
कि अभी भी वो क्यों ऐसा कर रही है, ऐसा जो भी है। कहानी घिसू और माधव की मार गरीबी का चित्रण, लेकिन इसमें ये दूसरा हो जाएगा। काव्य हेतु की दृष्टि से कौन सा कथन असंगत है? कवि जिन उपादानों से समन्वित होकर काव्य रचना में प्रवृत्त होता है उन्हें काव्य हेतु कहते हैं। भामह के अनुसार प्रतिभा काव्य का अनिवार्य हेतु सही है। मुख्यतः काव्य के 3 प्रमुख हेतु माने गए हैं, ये भी सही है। ज्यादातर यही प्रश्न पूछ लेते हैं। रुद्र के अनुसार प्रतिभा के 2 भेद माने गए हैं। माने तो 2 गए हैं, लेकिन उसमें सहजा और ये जन्मजात नहीं है, ये उत्पाद्य है, उत्पाद्य। तो इसमें चौथा उत्तर हो जाएगा। फिर देखो, रवि हुआ अष्ट ज्योति के पत्थर पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर। उक्त पंक्तियों की दोषपूर्ण व्याख्या है। तो इसमें युद्ध में किसी की जय पराजय नहीं हुई, तो अपराजय समर है। युद्ध के अल्पकालिक प्रभाव का वर्णन है, रवि हुआ अल्पकालिक ही है। भयावह रात्रि का आरंभ हो गया, यह भी सही है। तो मेरी समझ में यह है, युद्ध में राम का पक्ष निर्बल रहा, यह जो है वो असंगत है, क्योंकि दोषपूर्ण व्याख्या तो पूछिए। रोज कहानी के संबंध में सही कथन नहीं है। 59 का देखिए आप, इसमें कहानी उल्लासपूर्ण वातावरण में घूमती है, कहीं कभी नहीं। 60 का प्रश्न देखो, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संदर्भ में असंगत है। काव्य भी अन्य कलाओं की भांति अनुकरण धर्मी कला है। कवि उसका वर्णन करता है जो घटित हो सकता है, ये सही है। अनुकार्य केवल वे वस्तुएं जैसी वे थी या हैं, तो ये हो जाएगा, ये इसमें उत्तर होगा। कवि अनुकर्ता है अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के अनुसार। यहां ठहरो भी थोड़ा, तो इसमें थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, कवि अनुकर्ता है अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संदर्भ में। ये थोड़ा सा के प्रश्न है वो इस तरह से बना दिया गया है, तो इसमें ये उत्तर नहीं है। मेरी समझ में ये उत्तर है, कवि अनुकर्ता नहीं, अरस्तु के अनुसार करता है और प्लेटो के अनुसार केवल अनुकर्ता है। हालांकि अरस्तु ने यह कहा है कि कवि कर्ता व अनुकर्ता दोनों है, और प्लेटो ने यह कहा है कि केवल अनुकर्ता है। तो यहां हम उत्तर ये मानेंगे, लेकिन कवि अनुकर्ता है। लोनजाइनस की काव्य विषयक मान्यताओं की दृष्टि से कौन सा कथन समीचीन नहीं है, यानी उपयुक्त नहीं है? वे कवि के अध्ययन और अभ्यास पर भी बल देते थे। वे साहित्य का संबंध तर्क से नहीं अपितु कल्पना से मानते थे, केवल कल्पना से नहीं मानते थे। फिर अगला देखो, फिर बुझेसी तजीउन बारू का व्यंग्यार्थ नहीं है। प्रेम दशा का घोर यंत्रणामय होना, भाड़ में चने का भून जाना, यही होगा। 62 में देखिए 2 नंबर वाला। फिर अगला देखो 63, यह भी प्रसिद्ध है, बिहारी रत्नाकर से। पलनु पी कंजनु अदर धरे महावरु भाल। तो ये सुबह जो उससे समय ये जो है ना वो, और खंडिता नायक का नायक से पूछती है, खंडिता नायिका। ये नायिका है, उसके भेद होते हैं, मुग्धा, खंडिता, अभिसारिका, शुक्ला अभिसारिका। तो ये खंडिता नायिका, वैसे बताने की जरूरत मेरी समझ में नहीं है, यहां इसको स्पष्ट करने की। 64 में देखो, घनानंद जीवन मूल सुजान की कंधे ने उन्हें कहूं दर से। इस पंक्ति की उपयुक्त व्याख्या करते हुए कौन सा विकल्प त्रुटिपूर्ण है? श्लेष अलंकार, प्रिय की झलक के, सगण का प्रयोग। सगण का प्रयोग तो हम मान सकते हैं, देखो सगण, देखो सै लगा, सै लगा, सै लगा, सै लगा, इसलिए सगण का प्रयोग तो हो रहा है, ये तो यहां सीधा सीधा दिख रहा है। और जड़ीभूत होना नहीं है। 64 में देखो, जड़ीभूत होना, ये इसमें नहीं। फिर अगला देखिए आप, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाखूनों का बढ़ना एक अभ्यासजन्य सहज वृत्ति माना है। लेखक के द्वारा उक्त निबंध में वर्णित अन्य सहज वृत्तियों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो रोंगटे खड़े होना, यह इसमें सही नहीं है। यानी हम 65 तक पहुंचे हैं, प्रश्न बहुत ज्यादा है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? भोजपुरी को बिहारी भाषा के अंतर्गत माना गया है, तो यह आपको बताया हुआ है कि मगो बिहार समेत थी भेजी, तो बिहारी भोजपुरी से है। मेवाड़ी दक्षिणी राजस्थान की बोली है, ये सीधा ही है, ये 2 बार आ गया है प्रश्न। दक्षिणी राजस्थानी की बोली है वो मालवी है, मेवाड़ी नहीं है। तो 66 में ये 2 नंबर। फिर देखो 67, और इसमें देखिए आप ये प्रश्न निश्चित रूप से डिलीट है।
इनमें से कौन सा वर्ण केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा स्वीकृत हिंदी की मानक वर्णमाला में नहीं आता? तो ये मानक वर्णमाला में सारे आते हैं, ये मेरे पास पढ़ा भी है। अगर बाद में आपको मान लीजिए इसमें से कोई उत्तर मान लेते हो रहे हैं, तो प्रूफ के लिए आप पूरी केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्क्रिप्ट पढ़िए और वो आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये सभी सही है। इसमें जो है ना मानक वर्णमाला में नहीं आता, यहां इनको मेरी समझ में ये करना चाहिए था, तब ये गलत हो जाता, लेकिन इन्होंने किया नहीं। मीरा पदावली के गर्भ मगवा हरण, मगवा हरण, पंक्ति में मगवा का अर्थ है इंद्र, मगवा इंद्र का प्रियवची शब्द है। पृथ्वीराज रासो 69 का देखिए आप, पद्मावती समय में समुद्र शिखर ये 2 बार आ गया, का उल्लेख किस रूप में आया है? तो दुर्ग के रूप में। सामान्य प्रश्न भी बहुत पूछे। आनो तुम चौहान वर अरु कही ये संदेश, सांस शरीर ही जो रहे प्रिय पृथ्वीराज नरेश। पद्मावती समय में ये कथन कौन किसके सामने कह रहा है? तो ये देखो, पद्मावती माता के सामने, पद्मावती तोते के सामने, पद्मावती तोते के सामने कह रही है, यही होगा। फिर अगला देखो 71, नर्मदा का नाम मेकल सुता भी है। मेकल अपनी बिटिया को वनाच्छादित घाटी में से किस हिफाजत से नीचे छोड़ गया है? इसे आज हमने अपनी आंखों से देखा। तो ये अमरकंटक के लिए, अमरकंटक के लिए। दोष रहित, गुण सहित तथा यथासंभव अलंकार युक्त शब्द और अर्थ काव्य है। तो ये वैसे तो हेमचंद्र का है, लेकिन हेमचंद्र इसमें विकल्प नहीं है, तो इसमें मम्मट मानेंगे। इसमें मम्मट है वो माना जा सकता है। वैसे हेमचंद्र का एग्जैक्टली ये मैं आपको बता रहा हूं, और ऐसा आप किताब में भी देख सकते हैं। फिर देखो 73, विरेचन के संबंध में सही कथन है। ये त्रासदी का ही अन्यतम रूप है, त्रासदी का ही अन्यतम रूप है। और तो इसमें चौथा उत्तर होगा, ये देखो इसका, ये क्या पूछा? हाँ ये रहा, इससे भावात्मक परिष्कार होता है। तो ये देखिए विरेचन के संबंध में सही कथन है 73 वाला। फिर अगला देखो, वक्रोक्ति सिद्धांत की दृष्टि से कौन सा कथन सुसंगत नहीं है? तो वक्रोक्ति जीवितम कुंतक का प्रसिद्ध ग्रंथ है, जो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक है कुंतक। प्रकरण वक्रता इसका एक अन्य वेद है, इसमें इन्होंने 6 वेद माने हैं, जो मैं आगे बता रहा हूं आपको। इस सिद्धांत का प्रवर्तक आचार्य कुंतक को माना जाता है, ये भी सही है। इसका एक भेद ये सही है, पद पूर्वार्ध वक्रता भी है, लेकिन जिसमें अलंकारों का विधान है ये नहीं है, ठीक है। पद पूर्वार्ध वक्रता है वो अलग चीज है, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध ये दोनों है, दोनों इसके भेद माने हैं। तो इसमें अलंकार वाला है वो वाक्य में होता है, वाक्य वक्रता में। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? समास का योगदान शब्द निर्माण की दृष्टि से अनुपयोगी, ये पहला ही हो गया, ये देखो पहला ही इसमें सही हो जाएगी। प्रत्यय प्राय किसी शब्द के अंत में जोड़ते हैं, सही है। शब्द निर्माण में उपसर्ग प्रत्यय और संधि का उल्लेखनीय योगदान होता है। उपसर्ग का प्रयोग प्राय शब्द के प्रारंभ में किया जाता है, बाकी सही है। गोदान में कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? ये हालांकि थोड़ा सा उस प्रकार का है, लेकिन फिर भी किस्सा गोई में घटनाओं के स्थान पर मनोवैज्ञानिक, तो घटनाएं हैं, मनोविज्ञान है जरूर मनोवैज्ञानिक, लेकिन कम है, तो यहां उत्तर यही माना जाएगा। महाभोज उपन्यास के संबंध में असत्य कथन है, ये 77 का प्रश्न है। पिछड़ों पर सामाजिक उत्पीड़न का अंकन हुआ है। महाभोज का परिवेश वैयक्तिक न होकर सामाजिक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये सही है। विशेषर की हत्या जोरावर ने करवाई, ये भी सही है। और राजनेताओं में जनता के प्रति ईमानदार सहानुभूति है, नहीं, ये चौथा सीधा ही प्रश्न पड़ा था, सीधा ही उत्तर है। और फिर देखो अगला प्रश्न, ये खरी पात्री कान की बिहारी रत्नाकर से है, बिहारी का है। कौन बहाऊबानी, सेकंड ग्रेड में पहले पूछा जा चुका। खरी पात्री कान की, मैंने अभी ये जो पढ़ाया है उसमें आपको बताया था कि ये प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है। पतले कान वाली नहीं, बिना विचारे शीघ्र विश्वास कर लेने वाली। खरी पातनी यानी कानों की कच्ची। मैं पादा बन गया हूं, उसने कहा था कहानी में उपयुक्त कथन किसका है? तो ये सबको पता है, वजीरा सिंह का है। शायर जले सकल बंदाचे मंच अहेरा खेले,
उपयुक्त पंक्ति के संदर्भ में असंगत अर्थ है। तो ये देखो आप, इसमें इंद्रिय रूपी हिरण होना चाहिए मेरे अनुसार। आत्मा रूपी मत से ये जो मानते हैं, तो यहां मेरी समझ में ये होना चाहिए इंद्रिय रूपी है। फिर अगला देखो 81, अपनो स्वार्थ को सब को चुप करी रहो मधुपरस लंपट, तुम देखे अरुबोऊ में किससे संबोधित नहीं किया गया है, तो इसमें ग्वाला को संबोधित नहीं किया गया है। फिर देखो बाहुबल ही तो वीरों की आजीविका है, ये मेरे जीवन मरण के साथी हैं, भला मैं इन्हें कैसे छोड़ देता। पुरस्कार के इस वाक्य में प्रयुक्त ये तथा इन्हें ये अभिप्रेत है, तो ये अरुण के सैनिक है, अरुण के सैनिक। 82 में देखिए अरुण के सैनिक, ये भी सीधा ही प्रश्न था वैसे। फिर अगला देखो, विखंडनवाद के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन है। विखंडनवाद यानी प्रश्न संख्या 83, साथ साथ में मिलान तो कर रहे हैं ना आप, तो ये इसका ये उत्तर हो जाएगा। ये टेक्स्ट में मौजूद अर्थ को निश्चित, पक्का और पूरा मानता है। ये त्रुटिपूर्ण कथन है। इनमें कौन सा कथन गलत है? भामय और दंडी सभी अलंकारों में अतिशयोक्ति की स्थिति अनिवार्य मानते हैं, सही है। मध्यम काव्य में व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ के चमत्कार का पोषक होता है, तो ये देखो आप, ये नहीं होता 2 नंबर वाला। हालांकि इसमें आप देखोगे भामय वो अतिशयोक्ति को नहीं, वक्रोक्ति को, लेकिन वक्रोक्ति का प्रयोग उन्होंने अतिशयोक्ति के रूप में किया है। फिर अगला देखो, पहचाने हरि कौन मोह से अनपहचान कौन, त्यों पुकार मधि मौन कृपा कान मधि नयन ज्यों। इस छंद की व्याख्या के क्रम में कौन सा विकल्प अनुपयुक्त है? प्रिय कृपा, कृपा की कामना, फारसी प्रभाव से आगत विपरीत समास और वेदना की चरमावस्था, ये सीधा ही है। वैसे ये काव्य शास्त्र का प्रश्न हो गया। ये देखिए आप, क्योंकि इसमें 2 छंद नहीं है, बल्कि यहां 16 छंद है। अगर आप मात्राएं काउंट करोगे तो ये मात्राएं 11 आएंगी और ये 13, और 11 और 13 यानी विषम चरणों में 11 मात्राएं और समचरणों में 13 मात्राएं, वो 16 में होती हैं, 2 छंद में नहीं होती। तो इसमें और कुछ सोचना ही नहीं है। इनमें हिंदी व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण और क्रिया शब्द अविकारी माने जाते हैं। तो यहां देखो, ये क्रिया विशेषण तो अविकारी माना जाता है, लेकिन क्रिया है वो अविकारी नहीं माना जाता, तो दूसरा हो जाएगा। सौंदर्य की नदी नर्मदा में लेखक ने ग्वारी घाट से बरमान घाट यात्रा में अतिशयोक्तिपूर्ण भाषा में गाकड़ को प्रकृति कहा, पूरी परांठे को विकृति कहा। उन्होंने रोटी को क्या माना है? संस्कृति। रोटी को क्या माना? संस्कृति माना। छंद विषय कौन सा कथन सही नहीं है? यह भी सीधा ही है। 2 और 16 दोनों ही अल्पसम छंद है, सही है। 16 छंद के विषम चरणों में 11 होती है, 13 नहीं, इसलिए ये उत्तर हो जाएगा और पढ़ने की जरूरत नहीं है। गीतिका के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। 16 की गणना मात्रिक छंद के अंतर्गत आती है, तो अर्ध सम्मात्रिक हो चाहे आती तो मात्रिक छंद के अंतर्गत ही है, ये सही है। सम्मात्रिक लिखते तो यहां गलत होता। इलियट के काव्य सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। व्यक्तित्व के लिए व्यक्तिकीकरण से कला विज्ञान की स्थिति में पहुंच सकती है, व्यक्तित्व के लिए, और कलाकार की प्रगति सतत आत्मोत्सर्ग है, तो इसमें पहला ही हो जाएगा। आगे पढ़ने की क्यों दुख पाने की जरूरत है। फिर देखो, कोदरी जी की के कल्पना सिद्धांत के संदर्भ में असंगत कथन है, ये 90 का प्रश्न है। तो इसमें भी सीधा ही मैं आपको उत्तर बता रहा हूं। मुख्य कल्पना गौण कल्पना की प्रतिध्वनि है, ये इसका उत्तर होगा। अब मोही ले चली ननद के वीर अपने देशा, इन पंचनी मिली लूटी हैं कुसंग आही बदेशा। तो यहां ननद के वीर से व्यंजित है। क्रोध आदि 5 शत्रु, तो ये नहीं। कुसंगति, आत्मा का स्वामी, ननद का भाई, तो ननद का भाई सीधा उत्तर तो होता ही नहीं, व्यंजित है, इसका मतलब अलग से तो आत्मा का स्वामी, आत्मा का स्वामी होगा। इनमें से कौन सा कथन असंगत है? अंतःकरण की भावनाओं के अनुकूल मन में हर्ष विषाद आदि के उद्वेलन को मानसिक अनुभव कहते हैं। आलंबन उद्दीपन आदि के कारण आश्रय के हृदय में उद्भूत भावना का प्रकटीकरण अनुभाव के अंतर्गत आता है, सही है।
भानुदत्त ने अनुभाव के 4 भेद माने हैं, ये भी सही है। कृत्रिम वेशभूषा आदि को कायिक अनुभव माना गया, नहीं आहार्य माना गया। कायिक नहीं है, ये क्या है, आहार्य। ये देखो आप, कृत्रिम वेशभूषा है चाहे आभूषण है, उसको जैसे विदूषक धारण करता है तो वो क्या किस में आएगा, आहार्य में आएगा। इनमें अलंकार विषय कौन सा कथन असंगत है? कुछ विद्वान शब्द और अर्थ के मिले जुले आधार को लेकर उभय अलंकार नाम से तीसरा भेद कर लेते हैं। यमक और उपमा की गणना देखो कितना आसान है पढ़ना। कई बार क्या है कि हमें प्रश्न है उसका उत्तर जानते हैं, लेकिन वो बाद में परीक्षा हॉल के परीक्षा समय के बाद में हमें समझ में आता है, ढंग से नहीं पढ़ना है। तो यहां ऐसे मतलब एक अपना पेंसिल है उसको उल्टा करके और ऐसे पढ़ो। ये देखिए यमक उपमा, ये देखो आप, तो उपमा है वो अर्थ अलंकार है, ये शब्द अलंकार नहीं है, तो ये उत्तर हो जाएगा, बाकी वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट देखो 94, संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो यह 343(1) में ही है। अंतरराष्ट्रीय रूप भी होगा, देवनागरी लिपि भी होगी और हिंदी है वो राजभाषा भी होगी। ये तीनों ही प्रावधान है वो 343(1) में है। कुबेरनाथ राय द्वारा राघव कर्णो रस है निबंध में वर्णित विचारों के अनुसार नए साहित्य में करुण रस की नवीनतम स्थिति किसे माना है? नवीनतम स्थिति परस्पर अविश्वास को, निर्वासन को, तो निर्वासन को माना है। यह किसमें? निर्वासन को। कौन सा विकल्प असंगत है? मालवी है वो पूर्वी राजस्थानी नहीं है। मालवी पर खूब जोर दिया अगले ने कि पता नहीं पेपर सेटर मालवा प्रदेश का ही है क्या, मालवी है वो तीसरी बार आया है, तो ये भी इसका भी फर्क पड़ता है। ये पूर्वी राजस्थानी नहीं है, दक्षिणी राजस्थानी है। मारा ओलगिया घर आज्यो जी में मीरा द्वारा किसे बुलाने की कामना नहीं की गई है? तो मित्र को, क्योंकि कृष्ण के अलावा उनका कोई मित्र है नहीं, सामान्य बात है। प्लेटो विषय कौन सा कथन गलत है? ट्रेजेडी का लेखक हमारे विवेक को जगाता है, तो यही है, पहला ही हो जाएगा, अन्य क्या क्यों पढ़े। अलंकार सिद्धांत से संबंधित असंगत कथन है। जयदेव ने अपने ग्रंथ अलंकार सर्वस्व, ये सीधा ही हो गया। अलंकार सर्वस्व इनका ग्रंथ नहीं है, इनका ये देखो जयदेव अलंकार सर्वस्व है वो तो रुयेक का है। ये ग्रंथ है वो किसका है? रुयेक का। तो ये पहला ही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जयदेव है इनके ग्रंथ का नाम चंद्रालोक है। चंद्रालोक, चंद्रालोक है जयदेव का। फिर 100 का देखो, बरसे मघा झकोरी झकोरी नागमती वियोखंड में उल्लिखित चित्रण किस महीने के अंतर्गत आता है? तो ये भादो के अंतर्गत आता है। या अगर मान लीजिए किसी का नहीं पढ़ा हुआ है तो भी वो सावन में थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन ये भादो में है। और नागमती वियोग खंड है वो 30वां खंड है, 30वां खंड है। पद्मावत इसका तीसरा खंड, 30वां, यानी ये 30वां खंड है। ये अलग से अगली परीक्षाओं के लिए बता रहा हूं मैं आपको। 30वां खंड है, इसमें कुल खंड है वो 57 है, 57 खंड है, 57 खंड, जिनमें से 30वां खंड जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें 12 मासा का वर्णन हुआ है। पाता हूं निज को खो है के भीतर, 101 का प्रश्न देखो। विलुब्ध नेत्रों से देखता हूं द्युतियां, द्युतियां द्युतिमानी प्रकाश, कविता की उत्पंक्तियों में सर्वाधिक रूप से प्रकट भाव है तो ऊर्जस्वित होने का भाव, यही होगा। नेक्स्ट देखें, महाभोज उपन्यास के संबंध में मन्नू भंडारी का आत्मकथ्य है। मन्नू भंडारी का आत्मकथ्य पारिवारिक परिस्थितियों का चित्रण उपन्यास का मूल कथ्य है। व्यंग्यात्मक औपन्यासिक कृति की मुख्य विशेषता है, यह भी सही है। कथा साहित्य परिवेशगत रचना के अनुकूल विधा, यह भी सही है, यह नहीं है। आत्मकथ्य वो ये है, अपने व्यक्तिगत अंतर्द्वंद्वों को देखना महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा और भक्ति निबंध में वर्णित विचारों की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रेम में विस्तार अधिक, पहला ही है, बिल्कुल सामान्य था। प्रेम में घनत्व होता है जबकि श्रद्धा में विस्तार, साफ साफ लिखा हुआ है, तो ये उत्तर हो जाएगा। औरों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी औरों को सेकंड ग्रेड वालों को पढ़ने हैं अब,
उनके सिलेबस में है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ये भी सही है। श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों पर से होती हुई श्रद्धेय तक पहुंचती है, ये भी सही है। प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है, ये सही है। ये तीनों ही स्टेटमेंट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान में रख लेना, एक पूछ सकते हैं आगामी परीक्षा में। इनमें अलंकारों से संबंधित कौन सा विकल्प गलत है? तो यहां भी थोड़ी सी समझने की बात थी। देखो, कई स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते बहुत हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन परीक्षा के जो 2, 2.5, 3 घंटे होते हैं उनमें वो सहज नहीं रहते, या मैं ये कहूंगा कि वो चुस्त नहीं रहते, वो अलर्ट नहीं रहते। तो वो थोड़ा सा प्राणायाम वगैरह किया करें, उससे फर्क पड़ता है। और प्रश्न को ध्यान से पढ़ लें। जैसे कल मेरे पास एक फोन आया कि सर 5-7 प्रश्न है वो तो हमें आ रहे थे, उसके बावजूद गलत हो गए। ये कमी है वो आपको खुद को ही दूर करनी पड़ेगी, चाहे आप अभ्यास से दूर करें, चाहे कंसेंट्रेशन से करें, चाहे प्राणायाम और योग से करें। एक दिन मैं आपको प्राणायाम और पढ़ाई दोनों में क्या मेल है उसका महत्व तो मेरे अनुसार बताऊंगा, अब तक जो मैंने अनुभव किया है, और उसमें आप इसका मतलब किस तरह से अपनी ये कंसेंट्रेशन पावर है वो आप बढ़ा सकते हैं, ये भी इसमें आप देख पाएंगे। लेकिन वो बाद की बात है, फिलहाल तो अपन पेपर ही कर रहे हैं। तो ये देखो, नील सरोरु है, नीलमणि, नील निर्धर श्याम, यमक अलंकार। ये तो ठीक है कि नील शब्द है वो उसकी आवृत्ति हुई है, लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न नहीं है, तो यहां ये पहला ही हो जाएगा, अन्य को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सारंग रूपक और निरंग रूपक होते हैं। जब किसी, अब आप ये कहोगे कि रूपक अलंकार के 3 भेद होते हैं, एक परंपरित रूपक भी होता है, तो वो नहीं, 2 तो होते तो हैं ही। जब किसी व्यक्ति द्वारा एक अर्थ में कहे गए शब्द या वाक्य का कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझकर अन्य अर्थ ग्रहण करे, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है, ये सही है। उपमा और उत्प्रेक्षा की गणना साम्य मूलक यानी सादृश्य मूलक, ये साम्य मूलक है, इसके स्थान पर कई बार शब्द वो लिख देते हैं ये सादृश्य मूलक। तो ये जो 6 भेद हैं प्रमुख रूप से, उनमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। वो सादृश्य मूल्य की ज्यादा पूछते हैं, एक अपने वो एक दूसरे प्रकार का, बस 2 ही। तो यहां उत्तर ये हो जाएगा। अब देखिए 105 का प्रश्न देखो आप। टीएस इलियट के निर्वैयक्तिकता सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें ये चौथा सही नहीं है। प्रौढ़ कवि अपने उत्कट और व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से सामान्य सत्य को व्यक्त करने में समर्थ होता है, तो इसमें चौथा हो जाएगा। फिर देखो 106 का प्रश्न, इनमें रस विषय कौन सा कथन असंगत है? विभाव के 2 भेद किए जाते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, ठीक है। प्रत्येक रस का स्थायी भाव होता है, यह भी सही है। जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है उसे आलंबन कहते हैं। तो जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है वो आश्रय होता है, आलंबन नहीं होता, उसे आलंबन नहीं कहते। आलंबन जिसको देखकर जागृत होता है उसको आलंबन कहते हैं। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ये भरत मुनि का सूत्र है ही, उसका हिंदी में लिखा है। फिर 107 का प्रश्न देखो। इस खड़ीपाई के कारण इसका नाम खड़ीबोली बहुत ही सार्थक है, यह मान्यता किसकी है? किशोरीदास वाजपेयी की है। भाषा में से भी प्रश्न है वो ठीक पूछे गए हैं। देवनागरी लिपि के संबंध में असंगत है, यह देखिए एकाधिक भाषाओं के लिए प्रयुक्त होती है। लिखित शब्दों के प्रत्येक वर्ण का उच्चारण अनिवार्य, सही है। वर्णों का एकाधिक उच्चारण नहीं होता, देवनागरी लिपि में नहीं होता, रोमन लिपि में होता है। रोमन लिपि में तो हमें जैसे सी है, इसको कै भी कह देते हैं, से भी कहते हैं, जैसे सिविल, तो सिविल में ये से है और केमिल में ये कै है, ये देखिए आप। तो ये दोनों में ये तो ये ऐसा है, वो हमारी लिपि में नहीं होता। यह अक्षरात्मक लिपि है, ये भी सही है। हालांकि वर्णात्मक भी है, लिपि वर्णात्मक भी है, अक्षरात्मक और वर्णात्मक। स्वर के रूप में वर्णात्मक है और व्यंजन के रूप में अक्षरात्मक है, लेकिन प्राय क्या है? अक्षरात्मक लिपि है। हम वर्ण को इसमें अक्षर भी कहते हैं। किस विकल्प के सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हैं? इजी प्रश्न है। सरोजिनी, प्रदर्शनी, दायित्व, 3 नंबर सही हो जाएगा। शुद्ध वाक्य है। अब कोई कहता है कि ये मेरे हैं, तो ये तो आज नहीं थे। इस पत्र में कहा है नहीं, ये लिखा है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आ गया तो करना नहीं आएगा। मेरे स्टूडेंट हैं वो जान रहे हैं कि पहला वाक्य लिखवाता हूं मैं, वहां कई बार हो आया हूं, तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? चौथा। सीता ने माला गूंथ लिए। फिर अगला देखो, सौंदर्य की नदी नर्मदा के अनुसार ओंकारेश्वर विषय कौन सा कथन सही नहीं है?
अभी आप देखिए 111 का प्रश्न। तो यहां पहला देखो, यहां नदी तट पर पेशवा का स्मारक बना हुआ है, ये नहीं है। निम्नलिखित में ब्रजबोली का क्षेत्र नहीं है। करौली, मथुरा, भरतपुर, सहारनपुर। तो करौली है वो तो क्या सवाईमाधोपुर, और भरतपुर है तो करौली का भी कुछ क्षेत्र है। तो यह आ जाएगा सहारनपुर है, ये कोरवी का यानी खड़ी बोली का क्षेत्र है। तो ये चौथा हो जाएगा इसमें उत्तर। विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग की वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। गोदान से उद्धृत ये कथन किसके विषय में है? तो ये धनिया के विषय में है। तुलसी कबंध कैसो धाइबो विचारू अंध धंध देखियत जग सोचू परिणाम को। में कबंध का अर्थ है, कबंध का अर्थ, तो कबंध का अर्थ है सिरहीन शरीर, सिरहीन शरीर। फिर अगला देखो लाजनी लपेटी चितवनी भेद भाई भरी। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की व्याख्या के अनुकूल विकल्प नहीं है, वो तो विश्वनाथ ही जाने, लेकिन यहां में इसको थोड़ा सा अनुमान के आधार पर कर सकते हैं। हो सकता है कि अनुमान कई बार गलत भी हो जाता है, तो वो आरपीसी के पाले में भी वो प्रश्न है वो हो सकता है। तो यहां 2 नंबर, यहां लपेटी से आशय है आवरण के रूप में लिपटना, ये सामान्य अर्थ तो उन्होंने क्या किया होगा, ऐसा अपन कर सकते हैं। हिंदी साहित्य चिंतन में उत्तर आधुनिकतावाद शब्द कब प्रचलित हुआ? ये देखो आप, इसमें कब प्रचलित हुआ? तो 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, क्योंकि साहित्य चिंतन में उत्तर आधुनिकतावाद। तुलसी को भलो पे तुम्हारे ही किए कृपाल कीजे ने विलंबू बलि पानी भरी खोल है, खाल है। उक्त काव्यांश में पानी भरी खाल का भावार्थ है। 117 का प्रश्न देखिए, तो सीधा ही है, ये जीवन क्षण भंगूर है, जीवन क्षण भंगूर है। सौंदेरी की नदी नर्मदा के अंतर्गत मंडला से छिनगांव प्रकरण में कृषक दंपति ने, दंपति बिल्कुल सही लिखा है, यह भी बड़ी बात है, ने लेखक से जूते उतार कर, लेखक ने जूते उतार कर चलने के लिए क्यों कहा? प्रश्न संख्या 118। तो उधर उनका खलियान था इसलिए कहा। 119 का प्रश्न टीएस इलियट से संबंधित है, और ये देखिए आप, टीएस इलियट के काव्य सिद्धांत से संबंधित कौन सा विकल्प असंगत है? तो पहला ही है। इलियट एकता में अनेकता को रूपायित करने के लिए परंपरा को आवश्यक मानते हैं। फिर 120 का प्रश्न देखिए, मेरे करने से जो कुछ हो सकता था इस घर का हो चुका आज तक, मेरी तरफ से यह अंत है उसका निश्चित अंत, तो लड़का एवं बड़ी लड़की। फिर देखो अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द में अनुपसर्ग है? तो ये सामान्य था, ये अनुपसर्ग है। अनजोड़ उपस्थित, ये अनुजोड़ ईक्षण। संधि विच्छेद करके देख लें। प्रत्यय में हमें उपसर्ग में हमें 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये मैं किसी वीडियो में आपको बताऊंगा। बाकी इसमें भी अन है, और अनार्य में अन आर्य। अनार्य का तद्व रूप याद रखें, अनाड़ी। यहां उत्तर हो जाएगा अन्वीक्षण, 2 नंबर। इसमें अनु है। सरल प्रश्न था। अन और अनु का खूब प्रश्न पूछते हैं इसके बारे में। ध्वनि सिद्धांत की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? विद्वानों ने रस ध्वनि को श्रेष्ठ माना, सही है। ध्वनि सिद्धांत के आचार्यों ने रस को ध्वनि के अंतर्गत समाविष्ट कर लिया, यह भी सही है। जहां रस ध्वनि के साथ, ये 122 का प्रश्न है, रस ध्वनि के साथ अलंकार भी रहता है, वहां ध्वनि की मनमोहकता बढ़ जाती है, यह भी सही है। आनंदवर्धन ने रस ध्वनि, गौण ध्वनि और अलंकार ध्वनि के नाम से ध्वनि का वर्गीकरण किया, नहीं, यह इसमें सही नहीं है। वस्तु ध्वनि है वो, गौण ध्वनि नहीं है, यहां वस्तु ध्वनि। फिर 3 किए। जीवन में संयम और आहार व्यवहार में नियम, यही असली राज है उनकी गठी हुई देह और गरिमामयी व्यक्तित्व का। मोहबूज उपन्यास से उद्धृत उक्त कथन किसके लिए है? तो यह दास साहब के लिए। यह किसके लिए है? दास साहब के लिए। फिर अगला प्रश्न देखिए, किंतु उसी ने ला टकराया इस उत्तरगिरी के सिर से देव सृष्टि का
ध्वंस अचानक श्वास लगा लेने फिर से। उपर्युक्त पंक्तियों को समझने की दृष्टि से अनुपयुक्त विकल्प है। उसी का अर्थ है पानी की तीव्र लहर, यह सही है। पहला अनुपयुक्त विकल्प, उपयुक्त नहीं अनुपयुक्त, इसलिए सही है। 125 का प्रश्न देखो, कुंडलिया छंद के संबंध में त्रुटिपूर्ण है। कुंडलिया छंद के प्रथम 2 चरण दोहा व शेष 4 चरण रोला के होते हैं। तो ये देखो दो और रो, मैं ऐसा बताता हूं, ये बीच में आपको बता देता हूं कि कुंडलिया छंद है, सांप कुंडली मार रखी है और सांप की कुंडली देखता ही काड़ो ना आ गए, देखता ही क्या आ गया, 2 रो, देखता ही 2 रो आ गया। 2 रो आने का मतलब कुंडलिया 2 रो, तो 2 का मतलब दोहा, रो का मतलब रोला, तो दोहा और रोला हो गए। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहता है। कुंडलिया सममात्रिक छंद है, ये सीधा सीधा है, ये विषम मात्रिक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। कुंडलिया के दूसरे चरण के अंत के शब्द तीसरे चरण के प्रारंभ में आते हैं, तभी तो कुंडली सी बनती है। और कुंडलिया के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि दोहा है उसमें 13 और 11 होते हैं, तो 24 हो गए, और रोला में 24 होते ही हैं। प्लेटो से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? 126 का प्रश्न, तो इसमें ये उत्तर हो जाएगा, वे साहित्य में एनरिक आनंद के को प्रमुख तत्व मानते थे। फिर अगला देखो 127 का, ओस बिंदु चुग रही है, बिल्कुल इजी दे दिया, पढ़ाई मिला है आपको प्रश्न। चुग रही हंसिनी मोती उनको जान, तो ये भ्रांतिमान अलंकार है, ये देखो जान आ गया। रमणीयार्थ प्रतिपादक है, शब्द है काव्य में, ये भी इजी है, तो ये पंडितार्थ गणार्थ। देखो यहां स्टेटमेंट की मैं आपको बात बताता हूं कि जो बहुत पॉपुलर हैं वो स्टेटमेंट तो आपको ध्यान में रहने चाहिए, और बाकी ज्यादा इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। एक आध प्रश्न कोई आता तो उसको छोड़ देना चाहिए, ये मेरी स्ट्रेटेजी है। वैसे आपको जो सूट करे वो करना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इनमें 1-2 प्रश्न है वो छोड़ने के ही होते हैं। इनमें अलंकारों की परिभाषा से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? जहां किसी वर्ण या वर्ण समूह का एकाधिक बार प्रयोग किया जाए वहां अनुप्रास अलंकार होता है, सही है। जहां उपमेय की उपमान से तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार, ये भी सही है। जहां एक ही बार प्रयुक्त शब्द के एकाधिक अर्थ ग्रहण किए जाएं वहां यमक अलंकार होता है, ये गलत है, यानी वहां श्लेष अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए वहां उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। तो सभी अलंकारों के बारे में बता दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट विकल्प है। हे पुरुष सिंह है, 130 का प्रश्न देखो आप, प्रश्न संख्या 130, तुम भी वह शक्ति करो धारण। निराकलाकृत राम की शक्ति पूजा में यह कथन किसका है? तो जामवंत का है। यह किसका है? जामवंत का, जामवंत ने कहा था। यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण। निरालाकृत राम की शक्ति पूजा में उपयुक्त कथन किसका है? तो यह राम का कथन है, यह कथन है वो राम का। इनमें से किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं है? यहां देखो धावक में अक है, पाठक में अक है, लेखक में अक है, इसमें ये देखो ये शब्द है तो इसमें केवल क प्रत्यय है, ये शब्दक क प्रत्यय। फिर देखो शब्द कहने वैसे ही एक उदाहरण और है दीपक, ये देखो दीप हो गए, तो इसमें भी क प्रत्यय। किस विकल्प में क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? चढ़ना से चढ़ाई, दौड़ना से दौड़, बहना से बहाव, ममता नहीं है, ये सर्वनाम से बनी हुई, मम सर्वनाम है। चार्ल्स जेंक्स के अनुसार पोस्ट मॉडर्निज्म शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? प्रश्न संख्या 134, तो टोयम्बी ने किया, आर्नल्ड टोयम्बी। इनमें अनुभाव विषय कौन सा कथन सही नहीं है? अनुभाव के बारे में बताया गया है, तो अनुभाव के बारे में देखो, ये रस निष्पत्ति के महत्वपूर्ण अंग माने गए हैं, सही है। महत्वपूर्ण अंगों में है ही, 4 अवयवों में है। अनुभाव का शाब्दिक अर्थ है भाव या भावों के बाद उत्पन्न होने वाला, ये भी सही है। अनुभावों का सामाजिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये गलत बात है, प्रभाव पड़ता है, और भाव के पश्चात ऐसा हो सकता है। फिर 136 का देखो, इनमें से किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग हैं? तो ये देखो दुर्व्यवहार, इसमें 2 से अधिक है। दुर्व्यवहार में देखो दूर, वी और अव, ये 3 उपसर्ग हो गए। जबकि अत्याचार में अति और आ है। अध्ययन में अधि अधि 2 बार आ सकते हैं। इन दुराचार में दुर और आ है, तो यहां उत्तर कौन सा हो जाएगा? दुर्व्यवहार। ये दुर्व्यवहार और सुव्यवस्थित 2 ऐसे शब्द हैं जो 2 से अधिक उपसर्ग वाले में पूछते रहते हैं।
फिर अगला देखो, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? संधि विच्छेद, अजंत अच जोड़ अंत, ये हो गया व्यंजन संधि है, इसका प्रथम वर्ण का तीसरा वर्ण बन गया। सत्शास्त्र सही है, ये भी सही है। अभिषेक भी सही है, ये जो पेट फाटेडी से है ना वो तीसरे से में बदल गयो। परिच्छेद में देखो या तो छह बदलेगा नहीं तो बदलेगा ही नहीं, ये जो है वो आगम संधि का उदाहरण है, परिजोड़ छेद, तो यहां ये उत्तर हो जाएगा। फिर 138 का प्रश्न देखो, किस विकल्प में संधि से निर्मित गलत शब्द है? संधि वाले प्रश्न सरल इसलिए हो गए कि हम इसका संधि का ही सबसे ज्यादा अभ्यास करते हैं, संधि पढ़ते हैं व्याकरण में, तो हमें कोई ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं आती है। वर्ष ऋतु सही है, गुण संधि है, निष्ठा में व्यंजन संधि है, और सत्य जोड़ आचार, ये सदा जोड़ आचार नहीं होता, हर बार मैं कहता हूं, ये उत्तर हो जाएगा। ये एक एक होना चाहिए था, एक एक, यानी इसमें उत्तर है वो कितने नंबर है? 4 नंबर है। चिरस्थायी जीर्ण अवस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। प्रेमचंद कृत गोदान उपन्यास में यह उक्ति किसके लिए प्रयुक्त हुई है? तो ये जो है वो आप अनुमान से भी इस प्रश्न को कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा है वो होरी के लिए कहा गया है। त्रासदी के प्रमुख विशेषता नहीं है। 140 का प्रश्न, तो इसमें 2 नंबर होगा। त्रासदी में कार्य व्यापार वर्ण्य होता है, अभिनय नहीं। फिर अगला देखो 141 का उत्तर, आधुनिकतावादी चिंतन में विचारधारा के अंत की घोषणा करने वाले विचारक हैं 141, तो ये डेनियल बेल है, डेनियल बेल, डेनियल बेल। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? निष्ठुरता में हुआ है, नि उपसर्ग है, विषमता में वि उपसर्ग है, आधुनिकता में नहीं है। यह हमेशा ही मैं बताता हूं कि अधुना शब्द है, ये अव्यय है और इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। अनैतिकता में अ उपसर्ग है, तो उत्तर हो जाएगा आधुनिकता। क्रोचे और उनके अभिव्यंजनावाद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? 143, तो इसमें 2 नंबर। वे सहज ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान में कोई भेद नहीं करते, ये सही नहीं है। फिर अगला प्रश्न देखो 144, कौन सा कथन कुंतक के मत के विरुद्ध है? प्रबंध वक्रता में प्रबंध के समस्त सौंदर्य का समावेश हो जाता है, ठीक है। वाक्य वक्रता के अंतर्गत समस्त शब्दालंकार और अर्थालंकार समाविष्ट है, नहीं, ये नहीं है। इसमें शब्दालंकार नहीं है, शब्दालंकार है वो वर्ण वाली वक्रता में है, तो अर्थालंकार समाविष्ट है, अर्थालंकार है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा। 1, 2 या अनेक वर्णों की आवृत्ति वर्ण विन्यास वक्रता कहलाती है। इसमें जो है ना अनुप्रास और यमक अलंकार है वो इसमें होते हैं, तो यहां ये अपने आप ही हो गया। पद पूर्वार्ध वक्रता को प्रकृति भी कहते हैं, यानी प्रकृति जो मूल धातु है उसमें ही पद पूर्वार्ध वक्रता होती है। ये उपसर्ग वाला इसमें ठीक नहीं है, प्रत्यय वाला उत्तरार्ध वाला सही है। फिर 145 का प्रश्न देख लो, आयो घोष बड़ो व्यापारी में घोष का अर्थ है, तो घोष का अर्थ है अहीरों की बस्ती, घोष बड़ो व्यापारी, घोष है वो अहीरों की बस्ती, जो हमें काव्य शास्त्र में भी शब्द शक्तियों में पढ़ते रहते हैं, वैसे भी कर सकते थे आप। फिर 146 का प्रश्न देखो 146, राम बिहाई मरा जबते बिगड़ी सुधरी कवि कोली कोकिलहू की। कवितावली के उक्त वाक्यांश में कवि कोकिल किसे कहा गया है? ये सबका सुना हुआ है वाल्मीकि, जिन्होंने मरा मरा रटा। पहले राम राम और फिर आकि मेरे से मरा मरा हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि अब तू मरा मरा बोल ताकि राम राम निकले। हमको हरि की कथा सुनाओ, अपनी ज्ञान कथा हो उदो मथुरा ही ले गाओ। नागरी नारी भले बूझेंगी अपने वचन सुभाव। नागरी नारी मतलब मथुरा की नारी में रेखांकित नागरी नारी से अभिप्रेत है तो कुब्जा। 147 में 2, ये कुब्जा। प्रत्यय वक्रता किस वक्रता के अंतर्गत समाहित है? तो देखो वक्रता है, कुंतक ने वक्रता है उसके 6 भेद माने और 42 उपभेद माने हैं, तो 6 भेद है वो जरूर आपको याद रखनी है। 4 भेद इसमें दिए हुए हैं, 2 में आपको और बताता हूं, पद पूर्वार्ध वक्रता और प्रबंध वक्रता। पद पूर्वार्ध वक्रता ये 5वीं वक्रता है, और 6ठी वक्रता है वो प्रबंध वक्रता जो पहले आ चुकी।
इस प्रकार से ये 6 हैं, ये पक्का याद रखना है क्योंकि ये फर्स्ट ग्रेड में भी वक्रोक्ति सिद्धांत है। तो प्रत्यय वक्रता किस वक्रता के अंतर्गत आता है, इससे आप परार्ध का मतलब बाद वाली, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं पद परार्ध वक्रता होगा। किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, तो समुच्चय बोधक लेकिन है इसमें, इसलिए है, इसमें नहीं है। मैं भी, ये निपात है, यह अव्यय का निपात भेद है। मौन आएगा और इसमें और है। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन तो लास्ट है, पूछा ठीक है। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन असंगत है? असंगत कथन पूछा है। वाक्य रचना की दृष्टि से हिंदी एक संश्लेषणात्मक भाषा है? नहीं, यह वियोगात्मक भाषा है। संस्कृत है वो क्या है? संश्लेषणात्मक है। रचना की दृष्टि से हिंदी में 3 तरह के वाक्य माने गए, सरल, मिश्र एवं संयुक्त, ये सही है। अब यहां निराकरण भी हो जाता है। वो ये है कि कुछ सीबीएसई बोर्ड की व्याकरण की किताबें हैं, उसमें दे रखा है कि वाक्य रचना के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक सरल और जटिल। फिर जटिल के 2 भेद कर दिए, एक तो मिश्र और एक संयुक्त। लेकिन वो नहीं, हिंदी में आपको ये 3 ही पढ़ने। हिंदी में वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं, ये भी सही है। जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में कर दिया जाता है तो वो पद बन जाता है। सामान्यतः वाक्यों में प्रयुक्त कर्ता को उद्देश्य कहते हैं और कर्म, क्रिया आदि को विधेय कहते हैं, ये सही है। तो इसमें पहला उत्तर हो जाएगा। तो ये और बड़ा पेपर था, 150 प्रश्न थे, जिनके उत्तर बताने का प्रयास मैंने किया है। हो सकता है कि 2-4 उत्तर इधर उधर आरपीएससी में हो सकते हैं, मैं इसकी कोई वो पूरा बता नहीं सकता, देखो क्योंकि इतना बड़ा कोई मैं इसका विश्लेषक या विशेषज्ञ नहीं हूं, और मैं सामान्य ही रहना चाहता हूं। और सामान्यतः मैंने इनके उत्तर बताने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए 1-2 प्रश्न इधर उधर होते हैं तो वो हो भी सकते हैं, अपना मिलान कर लीजिए। पूरी तरह से मेरे पर डिपेंड नहीं रहे, क्योंकि फाइनल जो आंसर की है वो आरपीएससी की होगी। बस लास्ट में आपको इतना कहना है कि आप अभी भी प्रयासरत रहें, और मेरी ये शुभकामना है कि आप इंटरव्यू कॉल हों। आप जिन्होंने परीक्षा दी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो इंटरव्यू कॉल हों, और जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो दुगुने उत्साह से तैयारी में लग जाएं, क्योंकि पेपर है वो थोड़ा ठीक है, तो वो पेपर भी ठीक हो सकते हैं। और हम यही चाहते हैं कि पेपर थोड़े से स्तरीय हों, ताकि हमें पढ़ाई का पूरा बेनिफिट मिले। और आपको अगर ये ठीक लगा हो तो आप जीएस हिंदी क्लासेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जीएस हिंदी क्लासेज जो टेलीग्राम है उससे आप जुड़ जाएं, जहां आपको ये सब चीजें हैं वो मिल सकती हैं। यथासंभव मैं प्रयास करूंगा। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, या व्याकरण या शिक्षण विधियां, रीट जो भी है, ये अगर आप उसमें हिंदी पढ़ना चाहें तो अभी होली प्रो ऑफर आएगा, वो आप को बहुत रीजनेबल रेट में ये दिया जाएगा। वहाँ पे घनश्याम पारिक सर ऐप को डाउनलोड कर लें और उसमें सभी उसकी जो प्रक्रिया देख लें, और डेमो क्लासेस देख करके पूरी तरह से आश्वस्त होकर के, कमेंट्स देख करके, रिजल्ट देख करके, इंटरव्यू देख करके, फिर आपको जो है वो परचेज करना है और उसको नियमित रूप से पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।